जय हिंद दोस्तों। अपेक्स ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। राष्ट्रहित में ये बाल विकास की क्लास आपके लिए जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि अधिगम की कौन कौन सी विधियाँ हैं, उनके प्रतिपादक कौन से हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे, ये एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक। ठीक है। आगे इन्होंने कुछ नियम दिए जो जिनमें से कुछ मुख्य थे, कुछ गौण नियम थे। यसार थियरी अर्थात स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक महोदय हैं। ठीक है। आइए इनके सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए। तो थॉर्नडाइक महोदय ने जो सिद्धांत दिए हैं वो हैं आपके उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और संयोजन का सिद्धांत। दोस्तों लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये लिंक पहुंच सके। सभी जो छात्र बीटीसी कर रहे हैं उनके लिए भी ये कक्षाएं बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। अधिगम में उत्तरोत्तर धीरे धीरे होता है। अधिगम अनुबंधक का परिणाम है। हाँ तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इन्होंने प्रयोग क्या किया। तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। बिल्ली यहाँ पे अनुक्रिया करता है और उद्दीपक के तौर पे इन्होंने मछली का उपयोग किया था। ठीक है। टू द पॉइंट यहाँ पे हम लोग जानेंगे, ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परीक्षाओं में जो है टू द पॉइंट क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इन्होंने जो नियम दिए उनमें से मुख्य नियम जो हैं वो हैं आपके अभ्यास का नियम, और है आपका तत्परता का नियम और प्रभाव एवं परिणाम का नियम। इनके जो गौण नियम हैं वो हैं बहुत प्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण, सहचर्य क्रिया और आंशिक क्रिया। तो ये सभी आप नाम याद कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सभी पीडीएफ आपको चैनल के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या टॉपिक है। दूसरा जो सिद्धांत दिया वो आपका कॉलर ने दिया। आइए जान लेते हैं उससे पहले कि जो हमारे थॉर्नडाइक जी ने सिद्धांत दिया था उसकी कक्षा में क्या उपयोगिता हो सकती है। बच्चों को बार बार प्रयास करवाना चाहिए। ठीक है। कम बुद्धि वाले बालकों के लिए यह उपयोगी है। अनुक्रिया के लिए उद्दीपक होना जरूरी है। समस्या के समाधान के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। यह सिद्धांत बच्चों की क्रियाशीलता पर बल देता है। इन्होंने कुत्ता, बिल्ली, मछली, चूहा आदि पर प्रयोग किया था, लेकिन बिल्ली इनका प्रयोग अधिक सफल रहा। अर्थात बिल्ली और मछली के साथ इन्होंने जो प्रयोग किया वो अधिक ज़्यादा सफल रहा, जिसमें बिल्ली क्या थी आपकी अनुक्रिया करता थी और जो मछली थी वो क्या था? उद्दीपक था। दूसरा सिद्धांत आइए जान लेते हैं, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर का सूझ या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर यह एक जर्मनी वैज्ञानिक थे। ये व्यवहारवादी वैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या हैं? गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है। गेस्टाल्टवाद यह एक जर्मन शब्द है। ये जो गेस्टाल्टवाद है यह एक जर्मन शब्द है और इसके जो प्रतिपादक हैं इस शब्द के वो कौन है? वर्दीमर। वर्दीमर इसके प्रतिपादक हैं और इसका उपयोग किन्होंने किया? कोहलर ने। इसका उपयोग किया आपके कोहलर जी ने। ठीक है। संपूर्णवाद का सिद्धांत, समृद्धवाद का सिद्धांत या अवयवीवाद का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत का अगर नाम आपसे पूछ लिया जाए तो कौन इसके प्रतिपादक होंगे? कोहलर होंगे। ठीक है। गेस्टाल्टवाद क्या होता है? जब तक समस्या दिखाई ना दे तब तक हल नहीं हो सकता। गेस्टाल्टवाद ये है कि जब तक कोई समस्या आपकी दिखाई नहीं देती है तब तक उसका हल नहीं हो सकता। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। बहुत ही ध्यान से इस क्लास को लीजिएगा क्योंकि इसी क्लास में आपकी पूरी की पूरी जो है बाल विकास समाप्त कर दी जाएगी। जो कोहलर ने प्रयोग किया उस प्रयोग के बारे में जान लेते हैं। कोहलर ने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। कोहलर ने कुल 6 चिंपैंजियों पर प्रयोग किया था। पहला प्रयोग छड़ी प्रयोग के नाम से जिसे जाना जाता है। सुल्तान को पिंजड़े में बंद कर दिया गया था। बाहर कुछ दूरी पर केले रख दिए गए थे।
सुल्तान को जब भूख लगी, अचानक उसे केला दिखाई दिया। तब वह केले को पाने के लिए बहुत प्रयास किया, पर वह पिंजरे पे रखी छड़ी से खेल रहा था। अचानक एकाएक दोनों छड़ी आपस में जुड़ गई। सुल्तान ने छड़ी से खींचकर केले को खा लिया। ठीक है। बॉक्स का प्रयोग, सुल्तान को पिंजरे में बंद करके पिंजरे के ऊपर केले कॉलर ने लटका दिए और सुल्तान बहुत उछला कूदा, लेकिन केला नहीं खा सका। फिर वह बैठकर सोचने लगा। अचानक उसका ध्यान पिंजरे में रखे बॉक्स पर गया। वहां एक बॉक्स रखकर उस पर चढ़कर केला खाने का प्रयास किया, पर नहीं खा सका। फिर सोचने लगा। फिर अचानक उसके दिमाग में सूझ आया कि वह दूसरा और तीसरा बॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखा और फिर केला पा गया और खा लिया। ठीक है। समस्या क्या है? समस्या सुलझाने के लिए प्रयास के बाद बैठकर सोचना, अचानक दिमाग में सूझ आना है। ठीक है। शिक्षा में इसके क्या महत्व हैं जो कॉलर ने सिद्धांत दिए? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, बच्चों को सोचने के लिए समय दिया जाए, कल्पना करना, तुलना करना, तर्क करना, आज इसका महत्व है। टू द पॉइंट आपको बताया जा रहा है, इसके बाहर से कहीं से भी आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है। टू द पॉइंट आपको बताया जा रहा है। आइए अगले सिद्धांत की तरफ हम लोग रुख करते हैं, और अगला सिद्धांत है पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ईपी पावलोव जो थे, यह एक रूसी वैज्ञानिक थे। ठीक है। अनुक्रिया के लिए उद्दीपक का होना जरूरी है। ठीक है। अनुबंधन, क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है, वह क्या है? आपका अनुबंधन है। क्रिया करके लक्ष्य को प्राप्त करना ही क्या है? अनुबंधन है। अनुबंधन के जनक कौन है? ईपी पावलोव। ठीक है। पावलोव यह एक रूसी वैज्ञानिक थे। 1904 में पाचन क्रिया के शोध पर नोबेल पुरस्कार इनको मिला। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया था। अनुबंधन का जनक इन्हें कहा जाता है। पावलोव यस टाइप। ठीक है। आइए जान लेते हैं। भोजन से स्वाभाविक उद्दीपक है। ठीक है। लेकिन भोजन अगर हमारे सामने रखा जाता है तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या आती है? हमारे लार का निकलना। ठीक है। जैसे घंटी जो इन्होंने प्रयोग किया था, घंटी वहां पे कृत्रिम उद्दीपक के रूप में प्रयोग। भोजन जो है स्वाभाविक उद्दीपक था और लार का बनना क्या था? स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। ठीक है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगले सिद्धांत के बारे में। और उससे पहले जो हमारे पावलोव जी ने सिद्धांत दिए हैं उनके नाम जान लेते हैं। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा छात्रों, ये सभी जो आपके नाम हैं सारे, ये कभी कभी सीधे सीधे आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है या किन्होंने इसे दिया है। ठीक है। आइए इनके सिद्धांत की उपयोगिता हम लोग जान लेते हैं कि शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। शिक्षा में दृश्य श्रव्य, अर्थात दृश्य शब्द जैसे आपकी टेलीविजन हो गया, टीवी, जिसमें देखकर और सुनकर दोनों का उपयोग किया जा सके, तो शिक्षा में दृश्य शब्द उपकरणों का सिद्धांत इसी पर आधारित है। शिक्षण कार्य हेतु यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है। बच्चे अनुबंधन के द्वारा सीखते हैं, मतलब लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उससे पहले क्या क्या प्रक्रियाएं करनी होती हैं, उन सबसे बच्चे क्या करते हैं? सीखते हैं। अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है, बुरी आदतों भय से छुटकारा मिल जाता है। अगला सिद्धांत है हमारा स्किनर का सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। स्किनर जी थे, यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे। बीएफ स्किनर इनका नाम था। ठीक है। आर टाइप थ्योरी इन्होंने दी थी 1950 से 1954 के बीच में। बीएफ स्किनर ने इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहा। क्या कहा? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ठीक है। किस पर इन्होंने चूहे पर, कबूतर पर जो है प्रयोग किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसे आर टाइप थियरी भी कहा जाता है। इसमें इन्होंने प्रयोग किस पर किया? चूहे पर। तो चूहा क्या था? वहां पे अनुक्रिया करता। भोजन जो क्या था? पुनर्बलन। पुनर्बलन दो प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक भी। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्किनर के बारे में। स्किनर, प्राणी दोबारा तभी काम करेगा जब पहली बार रिजल्ट अच्छा रहा होगा। प्राणी को जब सकारात्मक बल दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। चूहा भूखा था, लीवर पर हाथ पड़ा, खाना मिल गया, यह क्या था? रिजल्ट था। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? पुनर्बलन का सिद्धांत दिया क्लार्क एल हल ने। ठीक, सी एल हल ने दिया क्या? पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक, हल चलाओगे तो बल लगेगा, हल चलाओगे तो बल लगेगा, मतलब पुनर्बलन, बल से क्या हो गया? पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? हल ने दिया। ठीक है, ये ट्रिक है आपकी याद करने की। पुनर्बलन को महत्व किसने दिया? वो स्किनर ने दिया। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? वो किसने दिया? हल ने। लेकिन इसको महत्व किसने दिया? स्किनर, बीएफ स्किनर ने। स्किनर ने कहा था कि प्राणी सही क्रिया कर रहा है तो उसे तुरंत पुनर्बलन देना चाहिए। प्राणी अगर सही क्रिया कर रहा है तो उसे तुरंत पुनर्बलन देना चाहिए। इसमें उद्दीपक की जरूरत नहीं होती है। पावलोव की आलोचना किसने की? पावलोव की आलोचना किसने की? अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो कौन रहेगा उसमें? स्किनर ने, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि इसमें उद्दीपक की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हम पावलोव को पढ़ रहे थे तो उसमें उद्दीपक की आवश्यकता थी। ठीक है, ट्रिक देखिए। ब्रू अस्थि, ब्रू से हो गया ब्रूनर, से हो गया क्या हो गया? स्किनर, और था से हो गया थॉर्नडाइक। ये तीनों क्या हैं? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। ब्रू अस्थि आप याद कर लीजिएगा, ये तीनों क्या हैं? अमेरिकी ये मनोवैज्ञानिक हैं। ट्रिक के तौर पे आप याद कर सकते हैं कि जिनके नामों में ना अक्षर है वे सभी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। ब्रूनर, स्किनर, थॉर्नडाइक, तीनों के बीच में आप देख रहे होंगे ना शब्द का प्रयोग किया गया है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले वैज्ञानिक कौन आते हैं। आ गए आपके जीन पियाजे। जीन पियाजे जो कि संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया। यह एक स्विस अर्थात स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें स्विस मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता था। इनके सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत अर्थात यह एज पर चलता है, ज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर विकासात्मक सिद्धांत। पियाजे का प्रयोग, पियाजे ने प्रयोग किस चीज पे किया? पियाजे ने अपना प्रयोग अपने बच्चों पर किया। ठीक है, पियाजे ने अपना प्रयोग अपने बच्चों पर किया। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई। जो संज्ञानात्मक विकास है हमारा, उसकी 4 अवस्थाएं बताई। और वो चारों अवस्थाएं क्या हैं? जन्म से 2 वर्ष तक, जिसे संवेदी गामक अवस्था या फिर इंद्रिय जनित अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था कहा। 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहा। ठीक है, जीवनवाद, जीवनवाद में क्या? बच्चा सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। और आत्म केंद्रितता क्या है? जितने में वह है उसे ही अपना संसार समझता, अर्थात बच्चा ये समझता है आत्म केंद्रिता में कि सब कुछ वही है, मतलब उस संसार का जो केंद्र है, केंद्र बिंदु वही है, मतलब सभी लोग जो आसपास बैठे हैं उनका केंद्र मुख्य बिंदु जो है वो बच्चा ही है। ठीक है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा और 11 से 15 वर्ष की अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा। मूर्त जो दिखाई दे, जिसे स्पर्श करें, अमूर्त जो दिखाई न दे। ठीक है, आइए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि इन्होंने और क्या बातें की। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संवेदी पेशी अवस्था। क्या है? संवेदी पेशी अवस्था। जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, याद रखिएगा, जन्म से 2 वर्ष या फिर इसे 0 से 2 वर्ष भी कभी कभी कह दिया जाता है। जन्म से 2 वर्ष तक इस अवस्था के बारे में बात किया इन्होंने। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, आइए जानते हैं। इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करता है। इस अवस्था में बालक सहज क्रियाएं करते हैं, कही गई बातों को दोहराते हैं, वस्तुओं को स्पर्श करते हैं तथा उसके इधर उधर अनुक्रियाएं करते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीख कर ग्रहण करते हैं। इसी अवस्था में बच्चे देखी गई वस्तुओं की अनुपस्थिति में उसके अस्तित्व को समझने लगते हैं। जैसे बच्चा कोई चीज़, कोई खिलौना उसके पास है, तो अगर कोई भी ऐसी छोटी चीज़ है जिसको वो बार बार देख रहा है,
फिर अगर उसको वहाँ से हटा दिया जाए तो रोने लगता, तो वो उसके खिलाफ मतलब उसके अस्तित्व समझता कि ये मेरे लिए ही ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ है। दूसरी अवस्था है आपकी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। इसमें बच्चा जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनको सजीव समझने लगता है, और आत्म केंद्रिता, जिसमें कि खुद को केंद्र मानने लगता है। ठीक है। तीसरी अवस्था है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की है, जिसमें आपका क्या आएगा, तर्क चिंतन करने की अवस्था भी इसे कहा जाता है। ठीक है। इस सिद्धांत में कम अव्यवस्थित होता है। बालक जो देखता है उसके बारे में तर्क व चिंतन करता है, सिंपल सी बात है। ठीक है। और इसके बाद आपकी है औपचारिक संक्रिय अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी है कब से, 11 से 15 वर्ष। ठीक है। इस सिद्धांत में क्रम व्यवस्थित होता है। बालक जो नहीं देखता उसके बारे में भी सोचता है। ठीक है। पियाजे के सिद्धांत की अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला कारक जो इसकी अवस्थाओं को प्रभावित करेगा वो है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। गर्भावस्था से ही बुद्धि एवं विकास की सीमाएं सुनिश्चित हो जाती हैं। अनुसंधानों के आधार पर देखा गया कि चरित्रहीन माता पिता के बालक चरित्रहीन ही होते हैं। ठीक है। इस प्रकार की जिससे वंशानुक्रम जो है प्रभावित करता है लोगों को। आइए आगे देखते हैं आगे कौन सी चीजें हैं। अब हम लोग जानेंगे अधिगम। तो अधिगम में व्यवहारवाद का जनक जो है आपके वाटसन को कहा जाता है। ठीक है। 1905 में मैकडूगल जो है इन्होंने प्रयोग किया सर्वप्रथम व्यवहारवाद का। ठीक है। व्यवहारवाद के जनक कौन है आपके, वाटसन है। और व्यवहारवाद का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया, विलियम मैकडूगल। ठीक है। अधिगम, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो वो क्या है आपका, अधिगम है। लेकिन ये परिवर्तन किसके द्वारा होगा, अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा होगा। व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के कारण आए स्थायी परिवर्तन को ही क्या कहते हैं हम लोग, अधिगम कहते हैं। ठीक है। आइए और क्रो ने क्या कहा इसके बारे में, आदत, अभिवृत्ति, ज्ञान का अर्जन करना ही क्या कहलाता है, अधिगम। देखिए आज से याद कर लीजिए, आदत, ए अभिवृत्ति, और जे से क्या हो गया, ज्ञान। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। ये कहा आपके किन्होंने, क्रो ने। गिलफोर्ड ने क्या कहा, इन्होंने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में आए कोई भी परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अर्थात व्यवहार के कारण व्यवहार में आए कोई भी परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक है। विलियम वुडवर्थ ने क्या कहा, अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है। आइए आगे की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं हम लोग बीएफ स्किनर ने क्या कहा अधिगम के बारे में। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। गेट्स ने भी कहा प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही क्या है, अधिगम। अधिगम के पक्ष कौन कौन से हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष। ये तीनों क्या हैं आपके अधिगम के पक्ष हैं। अधिगम के प्रकार, गामक अधिगम, प्रतिबोधात्मक अधिगम, संकल्पनात्मक अधिगम। ठीक है। गामक अधिगम क्या है, शारीरिक क्रियाएं जिसमें हों, अनुकरण विधि हों। ठीक है। गामक अधिगम में शैशवावस्था में अधिकतम होता है। प्रतिबोधनात्मक अधिगम क्या है, संप्रत्यय बाल्यावस्था में होता है। मस्तिष्क में बनने वाला प्रतिबिंब, प्रयत्न एवं भूल विधि, ये सब आते हैं इसके अंदर। संकल्पनात्मक अधिगम क्या है, इसमें संकल्पना की जाती है, मस्तिष्क का प्रयोग होता है ज़्यादा, विषय वस्तु होती है निर्धारित। यह प्रक्रिया किशोरावस्था में होती है। सूझ विधि के द्वारा इसको किया जाता है, सोच समझ के। अधिगम की विशेषताएं क्या है, अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है।
अधिगम एक क्रियात्मक प्रतिक्रिया है। क्रिया, देखिए क्रियात्मक क्रिया क्या, लक्ष्य के अनुरूप कार्य करना ही क्या है, क्रिया है। लक्ष्य या फिर आवश्यकता के अनुरूप जो भी कार्य किया जाता है वो क्या है, आपके अनुक्रिया। ठीक है। अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। समाज के सापेक्ष सीखना ही क्या है, अधिगम है। अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, अर्थात अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया है। अधिगम में कई प्रकार की विधियां सम्मिलित होती हैं। अधिगम में अध्यापक, मित्र मंडली, परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तीनों का प्रभाव अधिगम पे पड़ता है, परिवार का भी, मित्र का भी और अध्यापक का भी। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा होगा। अधिगम से ही सर्वांगीण विकास होता है। तो छात्रों, आज के लिए यहीं पे इसको रोकते हैं। अगले कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे अधिगम के वक्र। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इसे पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।